अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग मोल्स के हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम लोग मोल्स के सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है और उसमें से हमने ये देखना है कि वाटर के कितने मोल्स हमारे पास इस सॉल्ट में अवेलेबल हैं। तो हम लोग फ़ौरन डेटा पे चले जाते हैं। हमारे पास डेटा है एम मैस ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इन ग्राम्स, मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज़ गिवन। ठीक है, और लास्ट पे मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब और सॉल्ट गिवन है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमने फॉर्मूला लिख लेना है। यहाँ पे एक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के मोल्स आपने फाइंड कर लेने हैं और साथ में मोल्स ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट चाहिए आपको। यहाँ पे सॉल्ट हमारे पास Na2SO4 है। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि इसमें वाटर प्रेजेंस नहीं है, एनहाइड्रस। ठीक है, तो एनहाइड्रस नो वाटर, नो वाटर। अच्छा, अब मोल्स का फॉर्मूला तो हम सबको आता है। मोल्स हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें मैस पता हो और एम आर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग मैस ओवर एम आर लगा के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमें किस किस के मोल्स चाहिए, हमें सोडियम सल्फेट के मोल्स चाहिए और वाटर के मोल्स चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे दो जो है पोर्शंस बना लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे सोडियम सल्फेट के मोल्स फाइंड कर लूँगा मैस ओवर एम आर वाला फॉर्मूला लगा के। अब आपने ये देखना है कि अब हमें मैस ऑफ सोडियम सल्फेट किस तरह मिलेगी। जैसे ये देखें, इसमें इस मैस के अंदर मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब भी है और सोल्ट भी है आपके पास। मैस ऑफ टेस्ट ट्यूब को अगर आप एम्प्टी टेस्ट ट्यूब से माइनस कर दें तो आपके पास सोल्ट का मैस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 27.96 माइनस 25.12। तो यहाँ से हमारे पास मैस आ जाएगा किसका, सोडियम सल्फेट का। 27.96 माइनस 25.12 ये आता है 2.84। तो ये जो 2.84 हमारे पास आया है, ये मैस है सोडियम सल्फेट सोल्ट का। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2.84 डिवाइडेड बाय इसका एम आर गिवन है, ये एम आर दिया हुआ है Na2SO4 का 142। ठीक है, इसी वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा 142 से, तो मेरे पास ये मोल्स आ जाएंगे 0.02 विच इज़ द मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, और एनहाइड्रस है। अब हमने मैस ऑफ वाटर निकालना है। मैस ऑफ वाटर देखें, ये टेस्ट ट्यूब है, सॉल्ट है और वाटर है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब और सॉल्ट को इसमें से माइनस कर दूं, मींस के इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास मैस आ सकता है? जी बिल्कुल, मेरे पास मैस ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इधर मैस निकाल रहा हूँ 31.56, इसमें से माइनस कर दें 27.96, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ वाटर 31.56 माइनस 27.96 ये आता है 3.6। ठीक है, तो 3.6 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ वाटर गिवन है विच इज़ 18। तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ये आपका मैस ऑफ वाटर आया, मैस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब आपने इसको डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपके पास 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया। फॉर्मूला ये था कि आपके पास आपने जो है एक्स का फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर के मोल्स ऊपर रखने हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आपके पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ये अब आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो अब आपने परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करनी है। यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। इसका एक फॉर्मूला है मास ऑफ नाइट्रोजन का,
ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिसका आपने फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जिस तरह आपके पास नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय AR उसका एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल का MR आपने ले लेना है, ठीक है। तो अब इसमें आपने सबसे पहले ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको ओपन करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन ये 4 × 2 आपके पास 8 हाइड्रोजन एटम, सल्फर आपके पास 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अब आप इसका MR आपको गिवन है, अब आपको यहां से पता लग जाएगा इसके नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय MR आपके पास 132 है। तो यहां से आपने इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें आपको कहता है कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ स्पीशीज सी। अब आप मुझे एक चीज बताएं, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का मास दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। बच्चे गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास प्लस कर देते हैं। ऑल्दो इसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि स्पीशीज सी का आपने जो है मैस निकालना है। स्पीशीज सी में चले जाएं तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 हैं। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो भी उसका मैस दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो न्यूट्रॉन का मैस दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर दैट आपने दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आए वो टोटल मैस आपका ये स्पीशी का होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसमें हमें क्या कहता है, शो बाय कैलकुलेशन दैट द मास ऑफ लिथियम। अब हमने कैलकुलेशन से शो करना है कि मास ऑफ लिथियम जो है वो इसके बिल्कुल दरमियान में आए, ठीक है। तो अब आपने देखना क्या है कि आपके पास क्वेश्चन में डेटा क्या है, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस का। अच्छा, वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे आता है। अच्छा, आपके हिंट के लिए जो है पेपर सेटर ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि वॉल्यूम हमारे पास 24,000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मोल्स इनटू 24,000 सेंटीमीटर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब सिंपली इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है। वॉल्यूम कितना गिवन था, 375, विच इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इससे मोल्स किसके आएंगे, हाइड्रोजन गैस के मोल्स आएंगे, ठीक है। आपने ये 24,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 375 डिवाइडेड बाय 24, 123,000, तो ये आपके पास मोल्स आ जाते हैं 0.0156, ठीक है, विच इज द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब आपको मोल्स चाहिए किसके, आपने देखना है कि आपको मोल्स चाहिए लिथियम के, क्योंकि आपने मैस किसका कैलकुलेट करना है, लिथियम का। तो मैं मैस फॉर्मूला लिख लेता हूं, मैस ऑफ लिथियम फॉर्मूला क्या है, मैस का मोल्स इनटू MR, ठीक है। तो अब मुझे मोल्स किसके चाहिए, लिथियम के, क्योंकि मैंने लिथियम का मैस कैलकुलेट करना है और लिथियम का MR मुझे गिवन है विच इज 7, तो मैंने इधर जस्ट प्लेस कर दिया। यहां पर हाइड्रोजन और रेशियो लिथियम लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स आए थे। अब आपने आ जाना है अपनी इक्वेशन पे, तो यहाँ से देखना है कि आपके पास लिथियम के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, तो मैंने लिथियम के नीचे 2 प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखते हैं, आगे नहीं देखना आपने, यहाँ पर 1 मोल है। तो अब प्रीवियस हमने अभी मोल्स किसके फाइंड किए, हाइड्रोजन गैस के, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के मोल्स लिख रहा हूँ और जो चीज मैंने फाइंड करनी है उधर मैं x प्लेस कर लूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0.156 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, multiply by 2, you will get the answer 0.03125 which is the moles of lithium, ठीक है। मोल्स आ गए लिथियम के, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला 0.3125 इंटू 7 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.2187,
ठीक है। अब आप देखें क्या आपका आंसर 0.20 और 0.30 के दरमियान में ही आ रहा है। बिल्कुल ये दरमियान में आ रहा है और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ग्राम्स में आएगा, मैथ्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पे छोड़ रहा हूं, ये आपने खुद करने हैं। ये 2 क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या आंसर आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो मैं सबसे पहले प्रेफर ये करता हूं कि सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने फाइंड क्या करना है। तो आपने फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट। तो मैंने मास फाइंड करना था, तो मास का फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मास का फॉर्मूला है मोल्स इनटू एमआर। ठीक है, मोल्स इनटू एमआर। अब हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट आपके पास इन सभी में से क्या चीज़ है, ये देखें। अगर आप ये स्टार्ट लाइन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट। तो इसका मतलब हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट ये है हमारे पास। ठीक है, और इसका एमआर गिवन है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू में एमआर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 297 आपने मेंशन कर देना है। आपने मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम द गिवन डेटा। अब देखें सेकंड पॉइंट, आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा में ये दिया हुआ है कि 9.75 ग्राम्स ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक का डेटा दिया हुआ है। क्या मैं इसके मोल्स फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैस गिवन हो तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला मैस ओवर एमआर होता है, मैस ओवर एमआर। और मैं जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज यहाँ पे 9.75 डिवाइडेड बाय इसका एमआर जो है वो आपने प्रोडक्ट टेबल से देख लेना है, विच इज 65। तो 9.75 डिवाइडेड बाय 65 ये आ जाता है 0.15। तो अब आपके पास मोल्स किसके आ गए? जिंक के। पर आपको मोल्स तो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के चाहिए, तो आपने जिंक रेशो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, ठीक है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्रिस्टल्स। अच्छा जी, अब मैंने देखा, मैंने जो मोल्स ऑफ जिंक है, जिंक को अंडरलाइन कर लिया और हाइड्रेटेड क्रिस्टल को अंडरलाइन कर लिया। अब दोनों के साइड पे देखें 1 है, इसके भी 1 मोल है, तो ये दोनों 1:1 है। तो जितने मोल जिंक के आए हैं उतने ही हाइड्रेटेड क्रिस्टल के होंगे, विच इज 0.15। जस्ट पुट डाउन द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। मल्टीप्लाई कर दें 297 विच इज द एमआर ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। तो हमारे पास वैल्यू आती है 44.55 ग्राम्स। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 45 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स की। अब देखें आगे फर्दर इसका पार्ट है, एक्चुअल यील्ड आपको कहता है कि हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स हैं 36.4 ग्राम्स, जो कि एक्चुअल यील्ड आपको दी है। परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड अब मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास एक्चुअल यील्ड तो गिवन है, एक्चुअल यील्ड विच इज 36.4। ठीक है, और जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी वो भी हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट की लेनी है, जो कि अभी हमने फाइंड किया। ये मैस किसका आया था? हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट का आया था, विच इज 44.55। तो एक्चुअल यील्ड भी हाइड्रेटेड जिंक नाइट्रेट की है, विच इज मैस में। और ये आपने यहां से देख लेना है, आपके यूनिट सेम हो। अगर आपका एक्चुअल यील्ड मैथ्स में दिया हुआ है तो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड भी मैथ्स में ही होनी चाहिए, विच इज 44.55। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 36.4 डिवाइडेड बाय 44.55 डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 81.7% आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। होपफुली इसकी भी समझ आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो कुछ बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फील कर रहे थे तो मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉपर नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आपको नाइट्रिक एसिड के मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैस क्या है आपके पास? 15.3 ग्राम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक चीज बताएं, परसेंटेज यील्ड के लिए आपको एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। तो याद रखिएगा जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी एक्चुअल यील्ड होगी।
वो क्या है? एक्चुअल यील्ड। तो अब एक्चुअल यील्ड तो गिवन है, आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी, ये आपकी एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने एक्चुअल यील्ड एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लिखा। एक्चुअल यील्ड गिवन थी, वो मैंने 15.3 यहाँ पे मेंशन कर ली, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लिया और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड किसकी चाहिए? अब यील्ड क्या है? कॉपर नाइट्रेट, पर हमें डेटा किसका गिवन है? 0.200 विच इज द मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ठीक है। और आपने इससे किसके मोल्स निकालने हैं? आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? कॉपर नाइट्रेट की। अब आ जाए क्वेश्चन पे, नाइट्रिक एसिड को अंडरलाइन कर लें और कॉपर नाइट्रेट को अंडरलाइन कर लें। अब रेशियो मेथड पे आएंगे ताकि आपको मोल्स मिलें, फिर आप उससे मैस फाइंड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे HNO3 रेशो कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है NO3 ट्वाइस। अब आपने देखा यहाँ पे 2 मोल्स हैं और यहाँ पे 1 मोल है, तो मैंने 2:1 मेंशन कर लिया है। और यहाँ पे आपके पास नाइट्रिक एसिड के मोल्स थे विच इज 0.200 और आपने इसके मोल्स फाइंड करने हैं। तो अब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 0.1 विच इज द मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अच्छा, अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, गलती यहां पर ये करते हैं, ये वाली जो मोल्स की वैल्यू आई है डायरेक्टली यहां पे पुट कर देंगे। अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये वाली मोल्स की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्चुअल यील्ड मैस में है, तो थ्योरेटिकल यील्ड भी आपकी मैस में ही होनी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे? फर्दर इसका मैस फाइंड करेंगे कॉपर नाइट्रेट का। अब मैस का फॉर्मूला लगाएंगे, मैस का फॉर्मूला है मोल्स इनटू mr, ठीक है। तो आपके पास mr जो है कॉपर नाइट्रेट का गिवन है विच इज 187.5 और मोल्स कितने आए थे? 0.1 और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 187.5 विच इज 18.75, ठीक है। ये मैस किसका आया? कॉपर नाइट्रेट का, और यही आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट का मैस आ गया और ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड थी जो आपने गिवन डेटा से फाइंड की। तो आपने अब इसमें अपने गिवन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है 18.75 और जस्ट फाइंड आउट द आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैथ्स कैलकुलेशन है। अब मैथ्स कैलकुलेशन में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। मैथ्स कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, आपने कैलकुलेट क्या करना है? मैथ्स कैलकुलेट करना है। और मैथ्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे किसका मैथ्स का कैलकुलेट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैथ्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू mr, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको फर्दर खुद करना है। अब आपके पास ये एक डेटा था, ये मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 892 टन्स ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड है Pb2 और PbO, ठीक है। ये ऊपर दिया हुआ है, ये लेड ऑक्साइड है आपके पास PbO। तो क्या हम ये मैथ्स दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट नहीं करना। क्यों कन्वर्ट नहीं करना? क्योंकि हमारा आंसर भी रिक्वायरमेंट जो है, आंसर की रिक्वायरमेंट वो टन्स में है। तो आपने इसी से मोल्स फाइंड कर लेना है। मोल्स का फॉर्मूला लगाना है, मैथ्स गिवन है, और इसका mr लगाना है, mr भी गिवन है, ठीक है। और यहां से आपने मोल्स फाइंड करना है PbO के, पर आपको चाहिए किसके मोल्स? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो फिर आप थर्ड जो थिंग करेंगे यहाँ पे PbO रेशो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कंपेयर करके कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम के ना 2 फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास। एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का मोल्स इनटू 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि 24,000 सेंटीमीटर क्यूब वाला लगाना है? जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, पियर्सन एंड एक्सेल ये बताता है कि ये डेसीमीटर क्यूब में आपको मेंशन कर देगा, तो आपने सिंपली वही फॉर्मूला लिख लेना है। अच्छा, वही काम वही करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसका फाइंड करना है? डेसीमीटर क्यूब में करना है और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसका मतलब आपको मोल्स भी सल्फर डाइऑक्साइड के चाहिए, पर आपके पास डेटा किसका है? डेटा आपके पास है 6.4 टन्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो 6.4 टन्स ऑफ सल्फर आपको गिवन है, ठीक है, टन्स ऑफ सल्फर S। यहां से आपने मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस ओवर mr, ठीक है, मैस ओवर mr, वही फॉर्मूला लगाएंगे 6.4 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आपका आंसर आ जाता है 6.4
डिवाइडेड बाय 32 0.2 आ जाएंगे। तो ये मोल्स किसके आए? सल्फर के। बट आपकी रिक्वायरमेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आपने कंपैरिजन पे चले जाना है, सल्फर रेशियो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर इक्वेशन पे जाना है, सल्फर को अंडरलाइन कर लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड 1 1। तो इसका मतलब जितने मोल सल्फर के आए हैं उतने ही सल्फर डाइऑक्साइड के हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू प्लेस करूंगा, 0.2 को 24 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आपके पास 4.8 डेसीमीटर क्यूब विच इज द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन का क्वेश्चन। इसमें भी वही काम करना है, सेम वही आपने कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन भाई कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो किसकी करनी है? CH3COOH विच इज द सैंपल ऑफ विनेगर, ये इथानोइक एसिड होता है। अब मैंने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिख लिया, अब मुझे नहीं आता फॉर्मूला, तो ये मोल्स है और डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, तो मैं इसको लिखूंगा मोल ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मेरे पास गिवन डेटा क्या है, इसमें मेन चीज है जो आपने डेटा समझना है। गिवन डेटा है 25 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ विनीगर। इसका मतलब विनीगर का जो सैंपल है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को हमेशा कंसंट्रेशन के क्वेश्चन जब भी आए आपने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब से जब भी आप डेसीमीटर क्यूब में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं बाय 1000। ठीक है, और जब भी आप डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो तब आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइडेड बाय 1000 करें तो ये वॉल्यूम 0.025 विच इज द डेसीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम किसका आया? ये आया वॉल्यूम इथानोइक एसिड का। अच्छा, अब क्या मैं ये डेटा में पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोल्स किसके चाहिए, वॉल्यूम किसका चाहिए था? इथानोइक एसिड का, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन किसकी फाइंड कर रहे हैं? इथानोइक एसिड की। तो मैं यहाँ पे ये प्लेस कर देता हूँ 0.025। अच्छा, अब मेरे पास मोल्स नहीं है। ठीक है, आगे देखें, आपके पास 45 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH। फिर अब ये वॉल्यूम किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसीमीटर क्यूब। तो फिर हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.045 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा, विच इज द वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये आपके पास कंसंट्रेशन है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है। अब देखें, आपने ये सेकंड जो है इसको पोर्शन में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर अब आपने क्या चीज़ करनी है, आपके पास वॉल्यूम भी है और कंसंट्रेशन भी है। यहाँ पर यही फॉर्मूला जो है इससे मोल्स का फॉर्मूला बनाना है। मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, और वॉल्यूम को जब आप इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं मोल्स का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ? मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन की वैल्यू है यहाँ पर 0.4। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मेरे पास कितना था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था, KOH का वॉल्यूम 0.045। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 0.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.045 विच इज 0.018। अब ये मोल्स किसके आए? ये मोल्स आए KOH के। ठीक है, अब आपको किसके मोल्स चाहिए? आपको तो चाहिए मोल्स CH3COOH के, क्योंकि उसी का आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अब आप रेशियो मेथड पे जाएंगे। रेशियो मेथड में आपने यहाँ पर KOH CH3COOH, ठीक है, रेशियो KOH लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब KOH आपने इक्वेशन पे चले जाना है। CH3COOH और KOH इन दोनों के 1 मोल्स हैं, तो इसका मतलब जितने मोल्स आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आए उतने ही मोल्स आपके इथानोइक एसिड के होंगे। तो मैं यहाँ पर 0.018 मोल्स लिख दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा। जो भी मेरा आंसर आएगा वो कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, वो इथानोइक एसिड की कंसंट्रेशन होगी। अब ये वाला क्वेश्चन मैं अब आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद ट्राई करना है, विच इज ये देखें मोल्स आपको गिवन है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है और सेंटीमीटर क्यूब में करना है। किसका वॉल्यूम? कार्बन डाइऑक्साइड का। डेटा दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हिंट दे रहा हूं, मोल्स इनटू 24,000
सेंटीमीटर क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा और आपने कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड करने और जो डेटा आपको दिया हुआ है वो ये इथानोइक एसिड के मोल्स दिए हुए 0.0030 मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, इससे आपने किसके मोल्स निकालने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, विच इज द रिक्वायरमेंट। अब वो आप खुद करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 12। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट जो है ये मोल्स ही होता है और याद रखिएगा आपने गिवन डेटा से इसका फॉर्मूला लिखना होता है। अब देखें आपके पास डेटा क्या है। डेटा ये है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब से मुझे पता लग गया ये वॉल्यूम है। 0.150 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है विच इज द कंसंट्रेशन। अब मेरे पास वॉल्यूम और कंसंट्रेशन है, क्या मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोल्स फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब यहां पर देखिएगा आपने मोल्स किसके निकालने हैं? इथानोइक एसिड के। अब इथानोइक एसिड क्या है कि आपके पास ये है इथानोइक एसिड, मैंने इधर फॉर्मूला लिख लिया अपनी हेल्प के लिए CH3COOH। पर मेरे पास डेटा किसका है? डेटा मुझे कंसंट्रेशन भी है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मोल्स इज इक्वल्स टू CV, C इंटू V। कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 0.150 इनटू वॉल्यूम कितना है? अब वॉल्यूम को मैंने बताया जब भी कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन हो या कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन हो तो आपने हमेशा इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है और ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम कितना आ जाता है? 0.02275। ठीक है, तो 0.02275 इसको आपने 0.150 मल्टीप्लाई बाय 0.02275 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब ये मोल्स किसके आएंगे? मोल्स आएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के, विच इज BaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है 0.0034125। ठीक है, पर अब आपको चाहिए किसके मोल्स? CH3COOH। अब वही आप सेकंड मेथड जो मैं आपको बताता होता हूं, आपने करना है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में आपने लिखना है CH3COOH। ठीक है, रेशो यहां पर अब आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड के आए थे BaOH ट्वाइस। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपके पास CH3COOH के कितने मोल्स हैं? 2। बेरियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल हैं। CH3COOH के फाइंड करने हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड के ये मोल्स है 0.0034125। ठीक है, तो अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आंसर आता है मोल्स विच इज द मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड 0.006825। ठीक है, तो इस तरह आपने कंसंट्रेशन के क्वेश्चन से आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, मैंने ऊपर आपको कंसंट्रेशन का क्वेश्चन करवाया और ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। 10 नहीं, यहां पर ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है अभी, ये वाला। ठीक है, 11। तो ये 11 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इसके सिमिलर है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 13 वाले क्वेश्चन का और इसको आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी आप पे छोड़ रहा हूँ, ये भी कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एआर फाइंडिंग। एआर फाइंडिंग का फॉर्मूला होता है कि आपके पास जितनी भी परसेंटेज दी हो उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जितने भी आपको एटॉमिक मासेस गिवन है, जितनी भी परसेंटेज गिवन है, उन सभी का सम होता है, ये डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब देखें इसमें कैसे करेंगे इसको। अब हमें परसेंटेज तो गिवन है, ठीक है, बट हमें क्या एटॉमिक मास गिवन है? बिल्कुल नहीं गिवन। हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हैं। हमें यह पता है एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दें तो वो एटॉमिक मास बन जाता है। तो हमने 12 + 12 24, 12 + 13 25, 12 + 14 26, तो ये मेरे पास एटॉमिक मास आ गए और परसेंटेज गिवन है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली 24 मल्टीप्लाई बाय 79 ब्रैकेट लगा दूंगा, प्लस सेकंड वाला लिखूंगा 25 एटॉमिक मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, देन प्लस
26 मल्टीप्लाई बाय 11। इन सभी को आपने 100 पे डिवाइड कर देना। अब फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ जाता है 24.89। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन में गिवन है 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो आपने हमेशा पॉइंट के बाद, अगर आपको 1 डेसिमल प्लेस कहा है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपको लिखना होता है। इससे आगे लिखेंगे तो आपका 1 मार्क पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वॉल्यूम का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें अब देखें डेटा क्या गिवन है और हमें फाइंड करने को क्या कहता है। सबसे पहले मैं देखता हूं मुझे फाइंड करने को क्या कह रहा है। मुझे फाइंड करने को कह रहा है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड फाइंड करो। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड मैं देखूंगा क्या मेरे पास क्वेश्चन में कंसंट्रेशन तो नहीं गिवन। अगर क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा मोल ओवर वॉल्यूम था। ठीक है, और अब अगर मैंने इधर से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनकी जगह एक्सचेंज कर दूंगा, तो ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल ओवर कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो इससे मुझे ये पता लगा कि वॉल्यूम के फॉर्मूला हम लोग हमेशा मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब हमेशा नहीं लगाते। जब भी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन हो तो तब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। ये मैंने इधर लिख लिया अपनी हेल्प के लिए, मोल ओवर कंसंट्रेशन। अच्छा अब मैंने देखना है मेरे पास डेटा क्या है। मुझे कंसंट्रेशन गिवन है तो मैंने कंसंट्रेशन जो है इसी फॉर्मूले में पुट कर ली। किसकी कंसंट्रेशन थी, नाइट्रिक एसिड की, उसी का वॉल्यूम फाइंड करना था, तो ये मैंने 0.350 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अपनी हेल्प के लिए। अब मुझे मोल्स चाहिए। मोल्स किसके चाहिए, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड के मोल्स। पर मेरे पास डेटा क्या है, कंसंट्रेशन है सोडियम कार्बोनेट की, वॉल्यूम है सोडियम कार्बोनेट का। अब मैंने बताया आपको जब भी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन हो तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आपने देखना है वॉल्यूम का, आपने इसको हमेशा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास 0.025 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। और यहां से वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम किसका आया, सोडियम कार्बोनेट का। कंसंट्रेशन गिवन है, क्या मैं मोल्स के फॉर्मूला से मोल्स इज इक्वल्स टू सी इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाकर जो है फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 0.220 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 0.025। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 0.0220 मल्टीप्लाई बाय 0.025 विच इज 0.0055। ठीक है, ये किसके मोल्स आए, ये मोल्स आए सोडियम कार्बोनेट के। सोडियम कार्बोनेट ये है Na2CO3। ठीक है, और ये मुझे किसके चाहिए, मुझे नाइट्रिक एसिड के चाहिए विच इज HNO3। ठीक है, HNO3। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप कंपैरिजन मेथड पे जाऊंगा। कंपैरिजन मेथड के लिए सोडियम कार्बोनेट लिया और साथ में नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये है, तो मैंने ये दोनों लिख लिया, Na2CO3 रेशो नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरे पास सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल हैं और नाइट्रिक एसिड के 2 मोल्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मेरे पास सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने थे, विच इज 0.0055। ठीक है, इसको राउंड ऑफ नहीं करना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ही लिखने हैं। इधर x ये मैंने फाइंड करना था। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो ये 0.011 विच इज द मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब आपने करना क्या है, सिंपली यहां पे 0.011 प्लेस कर देना है, देन इसको डिवाइड करना है 0.350 से विच इज 0.0314। ठीक है, ये अब आपका आंसर आ गया। ये आपका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में। तो अच्छा अब सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। यू हैव टू कन्वर्ट दिस। ये आपका डेसीमीटर क्यूब में आंसर आया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे करके इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट है कि ये डेसीमीटर क्यूब में आया, क्योंकि आपने इसको जो है कन्वर्ट किया था डेसीमीटर क्यूब में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जब ये कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाता है, तो जस्ट आपको मोल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर अब आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा डेसीमीटर क्यूब में आंसर आएगा जब भी मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन हो। तो आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है,
कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 31.4 डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होपफुली इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसका ये पार्ट है। अब देखें, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कहता है कि फाइंड करो, और आपको ये मोलर वॉल्यूम दे दिया, तो मुझे पता है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मोल्स इनटू 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब आपने फाइंड करना है किसका भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने इधर लिख लिया CO2। मुझे मोल्स किसके चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, पर मेरे पास डेटा क्या है, डेटा ये है 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे इधर, ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी का पार्ट था। ये 25 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम हमें पहले से दिया हुआ था, इससे हमने मोल्स पहले ही निकाल लिए हैं। तो मोल्स हमारे क्या आए थे, 0.0055 मोल्स विच इज सोडियम कार्बोनेट। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली डायरेक्ट रेशियो मेथड पे जाना है ताकि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकलें। अब मुझे इक्वेशन चाहिए, सोडियम कार्बोनेट को देखूंगा 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 है, तो जितने मोल सोडियम कार्बोनेट के उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो सिंपली प्लेस द वैल्यूज विच इज 0.0055 मल्टीप्लाई बाय 24,000। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, 0.0055 मल्टीप्लाई बाय 24,000। तो ये आपके पास 132 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, होपफुली इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली टीचर्स नहीं करवाते और ये रेयरली आता है। ठीक है, वैसे आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स, जिसके भी फाइंड करने, हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे और इसकी वैल्यू समटाइम्स 6.0 लिख देता है और समटाइम्स 6.02 लिख देता है, तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी ये वाली वैल्यू। अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया, मेरे पास डेटा क्या है, मेरे पास 0.036 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मैं अगर ग्राम्स दिए हों तो क्या मैं मोल्स फाइंड कर सकता हूं हाइड्रोजन के, बिल्कुल कर सकता हूं। मैस मैंने लिख लिया, डिवाइडेड बाय, मुझे पता है इसका mr हाइड्रोजन H2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.036 डिवाइडेड बाय 2, 0.018। ठीक है, तो ये मोल्स बन गए आपके पास हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो ये आपने सिंपली पुट डाउन द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब यहां से आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है कि आपके पास, आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपने हमेशा 3 पोर्शन में अपनी शीट को डिवाइड कर लेना। 25,000 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जो कि पहले दिया होगा, मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विच इज गिवन। ठीक है, और साथ में 840,000 ग्राम्स ऑफ कार्बन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या मैं इधर से गिवन डेटा से मोल्स फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैस गिवन है 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे विच इज 70,000 आपके पास आंसर आ जाएगा और मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपके पास ये जो मोल्स आए हैं सी के और इसके कंपेयर करके आपने मोल्स निकालने। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, तो कंपेयर क्यों करना है? कंपेयर इसलिए करना है कि अगर हमारे पास कार्बन के इतने मोल्स हों तो Fe2 के कितनी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखें Fe2O3 को अंडरलाइन कर लें और कार्बन को, कार्बन के 3 मोल्स हैं और Fe2O3 के 1 मोल है, मैंने 1 पुट कर दिया। कार्बन के कितने मोल्स आए थे, 70,000। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे x प्लेस किया तो ये 23,333 बनेगा आपके पास, विच इज द रिक्वायर्ड मोल्स। मोल्स किसके, Fe2O3 के इतनी रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास कार्बन के इतने मोल्स हों तो ये रिक्वायरमेंट है, पर हमारे पास क्वेश्चन में वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन में कितने गिवन है? क्या हमारे पास ये 25,000 रिक्वायरमेंट से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। तो अगर ये जो हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं मोल्स, वो अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हों
तो Fe2O3, तो ये वाली चीज़ जो है जो भी ज़्यादा होगी इज़ इन एक्सेस। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर Fe2O3 25 या 26,000 आ जाते तो वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती और हमारे पास कम होते। तो रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो दूसरे वाला एक्सेस में होगा Fe2O3, फिर लिमिटिंग हो जाएगा। बट इन आवर केस दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन Fe2O3 इज इन एक्सेस। ये अब आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कंप्लीट द इक्वेशन। अब इक्वेशन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इनको चेंज कर देते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, फॉर्मूला को चेंज नहीं करना, आपने इधर ऐसे ही इसको बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने का तरीका है कि आपके पास सोडियम इधर कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 प्लेस कर रहा हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बना दूंगा। अब इस 2 लगने की वजह से ऑक्सीजन तो मेरे बैलेंस हो गए, 1 यहाँ पे लगा दिया, बट मेरे जो सोडियम थे वो यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 2 लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपने 4 कर लेना है इसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैलेंसिंग इक्वेशन है, आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको खुद कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये आपको 1.24 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस वाज बर्न्ड इन कंप्लीट ऑक्सीजन टू गिव 2.84 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा कि आपको फॉस्फोरस ऑक्साइड है, मतलब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इधर से अब आपको मैस गिवन होता है, ये आपने क्या फाइंड करना है, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है आपने। ठीक है, और जब भी इंपिरिकल फॉर्मूला आपको कहे तो इसके कुछ गोल्डन रूल्स थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर वीडियो शो हो रही है, तो प्लीज उस पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें उसको। ठीक है, ताकि आपको रूल्स पता लगे कि क्या रूल्स हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहला रूल जो है हमारा इंपॉर्टेंट तरीन, कि हमारे पास मैस गिवन होता है, ये देखें फॉस्फोरस का मैस 1.24 गिवन है ग्राम्स में, और ऑक्सीजन का देखें। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2.84 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड मतलब फॉस्फोरस ऑक्साइड का मैस दिया हुआ है, हमें ऑक्सीजन का मैस नहीं दिया, पूरे फॉस्फोरस ऑक्साइड। अगर मैं पूरे फॉस्फोरस ऑक्साइड में से फॉस्फोरस का मैस माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मैस आ जाएगा 2.84 माइनस 1.24 विच इज 1.6। ठीक है, तो ये मेरा मैस है। अब स्टेप 1 में आप क्या करते हो, मैस जो भी दिया होता है उसको AR पे डिवाइड करते हो और मोल्स फाइंड करते हो स्टेप 1 में। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स आएंगे भाई, ऑक्सीजन 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1.6 डिवाइडेड बाय 16, यह आ गया आपके पास 0.1 रेशो 1.24 डिवाइडेड बाय 31 विच इज 0.04। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप होता है कि जब आप मोल्स निकालो, अब आपने इन दोनों वैल्यूज या 3 वैल्यूज जितनी भी दी होंगी यहाँ पर, उन वैल्यूज में से स्मॉलर जो है उसे लोएस्ट नंबर से आपने डिवाइड करना होता है। मेरा लोएस्ट नंबर 0.04 है, तो मैं 0.04 से दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, थर्ड स्टेप, ये आपके पास तो 1 आ गया। अब आपने 0.1 को डिवाइड किया 0.04 से, तो आपका आंसर 2.5 आ गया। अब मैंने यहाँ पर एक रूल बताया था आपको, अगर आपके पास पॉइंट के बाद 1 हो, पॉइंट के बाद 2 हो, पॉइंट के बाद 8 हो, पॉइंट के बाद 9 हो, तो इसको सिंपली राउंड ऑफ कर देते हैं। ये राउंड ऑफ होकर प्रीवियस नंबर पे चला जाता है 0, ये राउंड ऑफ होकर नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा 1। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 5 हो, ठीक है, या 4 हो, या पॉइंट के बाद 6 हो, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ये रूल है। ठीक है, उसके बाद अगर पॉइंट के बाद आपके पास 3 हो या पॉइंट के बाद 7 हो, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट के बाद, हमारे केस में पॉइंट के बाद 5 आया, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको भी और इसको भी। तो अब यहाँ पे 3 रेशो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपके पास 2 रेशो 5। ठीक है, तो आपके पास Pb2 और ऑक्सीजन आपके पास कितने बने, 5, विच इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही आपने फाइंड करना था। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तो है मेरे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा ये निकला था Pb2O5, ये मैंने लिख लिया Pb2O5। अब n क्या चीज़ है, n मेन चीज़ है। अब यहां पर n जो है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल्स टू mr ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मैस। ठीक है, अब समटाइम्स mr डायरेक्टली गिवन होता है। अब mr कैसे फाइंड करते हैं, आपको फॉर्मूला याद है मोल्स का, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर mr। तो यहां से mr का फॉर्मूला बना लें, इधर मोल्स को mr को मल्टीप्लाई कर दें, मोल्स इधर आ जाएगा, तो मैस डिवाइडेड बाय मोल्स। अब देखिए हमारे सिनेरियो में क्या है, मोल हमें 1 मोल दिया हुआ है और मैस 284, तो आपका mr क्या आएगा 284 डिवाइडेड बाय 1 करें तो mr आपका 284 ही आ गया। तो मैंने इसमें mr 284 पुट कर लिया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मैस क्या बला है, इंपेरिकल फॉर्मूला मैस ये टेकन 3 की लास्ट वाली बला है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मैस आपके पास ये है Pb2O5। अब लेड जो है, सॉरी Pb2 नहीं है, यहाँ पे लेड था, सॉरी फॉस्फोरस, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, P2O5 है। अच्छा जी, फॉस्फोरस है 31 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स 2 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो आप करेंगे ना ये इंपेरिकल फॉर्मूले का, तो ये इसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मैस। ठीक है, तो मैं अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 62 16 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 62 142 आपके पास ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे आपने 142 पुट कर देना है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो n आपके पास नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स होता है n। ठीक है, अच्छा n आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपने 2 प्लेस करना है और आपने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फाइंड करना है। P अब यहाँ पे 2 था तो ये 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया। होपफुली इसकी समझ लगी हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने सॉल्व करना है। एक और पास पेपर का क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपने सॉल्व करना है। अच्छा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज यील्ड वाला। अभी हम लोग ऊपर यही क्वेश्चन इसी टाइप का करके आए हैं, अब ये आप लोग खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर देखें ये बड़ा रेयर क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ 1-2 पास पेपर में देखा है, तो आपने प्लीज इसको ट्राई करना है। अब ये देखें क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये देखें 0.75 मोल ऑफ 35 जो है क्लोरीन एटम और 0.25 मोल ऑफ 37 क्लोरीन एटम है। ठीक है, तो अब देखें आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज गिवन है डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। अब ये देखें क्लोरीन 35 है, यहाँ पर भी 35 है, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास मोल्स की वैल्यू क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 एक उसने करके दिखाई है आपकी हेल्प के लिए, ये 37 उसने जब प्रोबेबिलिटी निकाली तो 37 का 0.25 मोल्स थे, तो 0.25 मोल्स एक क्लोरीन 37 का और मल्टीप्लाई बाय 0.25 दूसरे क्लोरीन 37 का, इनको मल्टीप्लाई करके इसने ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, तो इस तरह जब हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जिस तरह आपको ये देखें ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मॉलिक्यूल MR70। अब देखें MR70 किसका है, इसका 70 है भाई, और इसमें 35 और 35 है, तो 35 का मोल्स कितने गिवन है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विच इज 0.5625। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी भाई 0.5625 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोरीन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हैविंग MR2 इज नॉट 0.187। यहाँ पे ये अब क्यों नहीं है। ठीक है, MR72। अब देखें आपके पास, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 35 और ये 37 है और ये बस उसने उल्टा करके लिख दिया है। नहीं, ये जो है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 0.75 किसकी है 35 वाले की, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 0.75, तो देखिएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 विच इज 0.1875। ठीक है, अब आपके पास ये वाली चीज की तो आपने निकाल ली, अब इसकी भी तो निकालनी है ना भाई, एंड लिखा हुआ है। ठीक है,
अच्छा, तो इसका मतलब आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी आई इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये दो हैं। तो अब जब आप इसको 0.1875 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.375। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आई। अच्छा, अब आप मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास कितने चांस हैं कि ये वाले जो है क्लोरीन 35 या 37 आए, या 37 पहले आए और 35 बाद में आए। तो इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी वो होती है प्रॉपर 1 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास 100% होता है ना, 100% में से कुछ परसेंटेज जो है वो उस एम आर जो है, मतलब 72 जिसका एम आर था उसकी प्रोबेबिलिटी थी ना ये। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.375। क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पास 0.1875 को आप मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो, यहाँ पर ये है, ये आपने इसकी रीजन में लिखना है। होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन।